नमस्कार। आज मैं आप लोग के लिए कक्षा 8 से पाठ 7 को लेकर आई हूँ। इस पाठ का नाम है ठेस। ये फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित है और ये कहानी चूँकि ज़्यादा लंबी है इसलिए मैं इसको आकर पढ़ा नहीं पा रही हूँ। इसको अगर स्कूल खुलने के बाद मैं आप लोग के साथ ज़रूर इसके बारे में डिस्कशन करूँगी, पढ़ाऊँगी इसको। आज हम लोग देखते हैं ये कहानी जो है वो आंचलिक कहानी है, यानी कि लोग आंचलिक कहानी मतलब क्षेत्र विशेष का कहानी है, वहाँ के क्षेत्रीय लोगों से संबंधित है, जहाँ के लेखक हैं ये लोगों मिथिलांचल की लोक संस्कृति से ये कहानी जो है वो लिया हुआ है। यह कहानी जो है कलाकार के मन की विशिष्टताओं का वर्णन करती है। ये बताती है कि कलाकार, कोई भी अगर कलाकार होता है तो उसे किस तरह का मूल्य उसे देना पड़ता है। वो सम्मान का भूखा होता है, प्रेम का भूखा होता है और श्रम के प्रति जो है वो सम्मान होना चाहिए। रिश्तों की गहराई को इसमें बताया गया है, मनुष्यता को बताया गया है और आत्मीयता को बताया गया है। और आंचलिक कहानी की खूबसूरती, घटना एवं संवेदना की दृष्टि से कहानी जो है वो उल्लेखनीय है। तो चलिए हम लोग आज इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। पतीली मतलब ऊंचे किनारे वाला बर्तन, पनियाई मतलब ललचाई, झाल मतलब कड़वा, चिक मतलब बांस की तीलियों से बना पर्दा, जो पहले लोग बनाते थे वही पर्दा लगाते थे। नैनू मतलब होता है मक्खन, शीतल पाटी मतलब चिकनी और पतली चटाई। अब है पाठ से। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते थे? गांव के किसान सिरचन को कामचोर, मुफ्त की मजदूरी पाने वाला समझते थे। इन कहानी में आए हुए विभिन्न पात्रों के नाम लिखिए। इस कहानी में सिरचन, लेखक की माँ, चाची, मझली भाभी, मानू दीदी इत्यादि पात्र हैं। सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? सिरचन को पान का बीड़ा मानू ने दिया था। आपके विचार से सिरचन का महत्व कम क्यों हो गया? मेरे विचार से लोग सिरचन को बेकार आदमी, धीरे धीरे काम करने वाला कामचोर समझते थे। साथ ही वो सोचते थे कि इसके जैसा ही कारीगरी वाला सामान अब बाजार में भी उपलब्ध है, इसलिए उसका महत्व कम हो गया था। सिरचन चिक और शीतल पाटी स्टेशन पर ले जाकर मानू को देता है। इससे उसकी किस विशेषता का पता चलता है? उत्तर है सिरचन चिक और शीतल पाटी स्टेशन पर ले जाकर मानू को देता है। इससे पता चलता है कि वह मानवीय गुणों से भरा है, वह अपनी कला से प्रेम करता है एवं बहुत ही आत्मीय व्यक्ति है। मनुष्यता है उसमें, रिश्तों की गहराई है और जिसके कारण वो ले जाकर स्टेशन पर शीतल पाटी मानू को देता है। कहानी के किन किन प्रसंगों से ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज़्यादा तरजीह देता था? उल्लेख कीजिए। ज़्यादा अपने काम को ही महत्व देता था, वो कैसे पाठ में पता चलता है? तो कहानी के कई ऐसे प्रसंग हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि सिरचन अपने काम को ज़्यादा तरजीह देता था। जब उसे शीतल पाटी और चिक बनाने के लिए बुलाया जाता है, वह अपने काम में तन्मय हो जाता है, मतलब एकदम उसमें रम जाता है। अगर उसकी तन्मयता में बाधा पड़ी तो गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता और अधूरा काम छोड़कर चल देता। दूसरे प्रसंग में जब वह अपने काम में लग जाता है तो उसे खाने पीने की सुध नहीं रहती है। उसे चिवड़ा गुड़ खाने को दिया जाता है तो वह केवल चिवड़ा खाता है, क्योंकि वह काम में तन्मय रहता है, काम में मग्न अपने रहता है। उसे पता भी नहीं चलता है कि उसे गुड़ भी खाना है। इतना काम में वो तन्मय रहता है, व्यस्त रहता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि उसे गुड़ भी खाना है। इस कहानी में कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? इस कहानी में मुझे सबसे अच्छा पात्र सिरचन लगा, क्योंकि सिरचन अपने काम, अपनी कला को महत्व देता है, उससे प्रेम करता है। वह स्वाभिमानी और सम्मान प्रिय व्यक्ति है। वह आत्मीय गुण से भी भरा हुआ है, क्योंकि जब मानू विदा होकर गाड़ी में बैठ चुकी है, गाड़ी खुलने पर सिरचन दौड़ता हुआ उसको शीतल पाटी, चिक और आसनी उपहार स्वरूप देता है एवं उसके बाद उसका मूल्य भी नहीं लेता है। इसलिए इस पात्र में मुझे सिरचन का पात्र जो है वो सबसे अच्छा लगा।
उसके बाद है पाठ से आगे। आपकी दृष्टि में सिरचन द्वारा छीक एवं शीतल पार्टी स्टेशन पर मानू को देना कहाँ तक उचित था? हमारी दृष्टि में सिरचन द्वारा छीक एवं शीतल पार्टी स्टेशन पर ही मानू को देना उचित था, क्योंकि गांव या मानू के घर के ज़्यादातर लोगों ने उसकी कला को ठेस पहुंचाया था। वह एक सफल एवं स्वाभिमानी कारीगर था। वह अपनी स्वनिर्मित वस्तुओं को एवं कला के महत्व को समझता था एवं आत्मीय गुण के कारण मानू को स्टेशन पर जाकर उपहार देना बिल्कुल उचित था। काम के बदले थोड़ा सा अनाज या चंद रुपए देकर क्या किसी मजदूर के मजदूरी का मूल्य चुकाया जा सकता है? इस संबंध में अपना मत व्यक्त कीजिए। नहीं, काम के बदले थोड़ा सा अनाज या चंद रुपए देकर किसी के मजदूर की मजदूरी का मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है, क्योंकि किसी की कला अमूल्य होती है। किसी की भी कला जो होती है वो अमूल्य होती है। किसी की कला का वास्तविक मूल्य उसका आभार व्यक्त करना, उस कलाकारी का सम्मान करना होता है। इस कहानी का अंत किए गए अंत से अलग और क्या हो सकता है? सोच कर लिखिए। तो इस कहानी का अंत किए गए अंत से अलग हो सकता है, लेकिन ठेस कहानी का अंत गहरी आत्मीयता का अनोखा परिचय देता है। जब सिरचन मानू के विदा हो जाने पर अपना उपहार लेकर स्टेशन पर पहुंच जाता है, जबकि इसका अंत उस समय भी हो सकता था जब सिरचन शपथ लेता है कि मैं पुनः यह काम नहीं करूंगा। शीर्षक के अनुसार कहानी का अंत वहाँ भी किया जा सकता था, क्योंकि बाद में उस ठेस लग गया है, इसीलिए वो सिरचन जो है वो काम नहीं कर रहा, यहाँ पर भी खत्म हो सकता था। उसके बाद है इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए लिखना है। इसके पहले है, हम आप लोग को थोड़ा बता दें, इसके पहले है कि मुहावरे और लोकोक्ति। ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ का बोध कराए मुहावरा कहलाता है। मैंने कई बार इसको बताया है आप लोग को। मुहावरे के प्रयोग से भाषा में सरलता, सरसता, चमत्कार और प्रवाह उत्पन्न होता है। जैसे आँख का तारा, बहुत ही प्यारा। नमन अपने माता पिता के आँखों का तारा है। तो आप लोग अगर इसको समझेंगे तो ये जब मुहावरा हम किसी वाक्यांश के बीच में डाल देते हैं तो उसका जो खूबसूरती है वो बढ़ जाती है और भाषा में चमत्कार जैसा दिखने लगता है। उसके बाद है लोकोक्ति। लोकोक्ति के पीछे कहानी या घटना होती है, उससे निकली बात बाद में लोगों की जुबान पर चल निकलती है तो लोकोक्ति हो जाती है। मैंने लोगों के द्वारा कही हुई युक्ति, लोक युक्ति यानी लोगों के द्वारा बोली हुई बात जो एक तरीका हो जाता है बोलने का, तो उसको लोकोक्ति कहा जाता है। जैसे एक पंथ दो काज, यानी कि एक काम से दूसरा काम हो जाना। पटना जाने से एक पंथ दो काज होंगे। कवि सम्मेलन में कविता पाठ भी करेंगे और साथ ही जैविक उद्यान भी देखेंगे। तो ये हो गया लोकोक्ति, एक पंथ दो काज, और ये हो गया आँख का तारा, मुहावरा। तो मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या है? मुहावरा और लोकोक्ति के पर्यायवाची शब्द नहीं रखे जा सकते। पर्यायवाची मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे अनेक भले शब्द अलग अलग होते हैं लेकिन उसका अर्थ एक ही होता है, उसको पर्यायवाची कहा जाता है। तो मुहावरे और लोकोक्तियों में पर्यायवाची शब्द नहीं रखे जा सकते हैं। यही कारण है कि इनका अनुवाद भी संभव नहीं है। इसके साथ इन लोकोक्ति का और मुहावरे का अनुवाद जो है वो संभव नहीं है। लोकोक्ति स्वतंत्र होते हैं जबकि मुहावरे वाक्यांश होते हैं। लोकोक्ति जो होते हैं जैसे एक पंथ दो काज, वो स्वतंत्र होते हैं, और मुहावरे जो होते हैं वो वाक्य होते हैं जिसको किसी वाक्य के बीच में आप उसको बैठा सकते हैं, डाल सकते हैं। अब देखिए इसके आगे है इन मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करते हुए अर्थ स्पष्ट करना है। तो क्या है? कान देना मतलब ध्यान देना, सुनो मेरी बातों पर कान दो। उसके बाद है दम मारना मतलब विश्राम करना, सीढ़ियों पर दम मारकर चढ़ना पड़ता है। मुंह में लगाम न होना, बेवजह की बात करना, नवीन के मुंह में लगाम नहीं है। सिर चढ़ाना, अत्यधिक महत्व देना, किसी भी व्यक्ति को अत्यधिक महत्व देना यानी कि सिर चढ़ाना।
बच्चों को सिर चढ़ाना ठीक नहीं। तो ये आप लोग का ये शिक्षण पाठ था, बहुत सुंदर पाठ है। इसको मैं आप लोगों से विद्यालय में मिलती हूँ, विद्यालय खुलने के बाद तो मैं आप लोग को ज़रूर इसको पढ़ाऊँगी। ये थोड़ी लंबी कहानी है, इसलिए मैं इसके प्रश्न उत्तर को आप लोग को भेज रही हूँ। इसमें से अगर कुछ भी आप लोग को लगता है कि और पूछना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।